और मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्रालय इनके पास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले हम बात करेंगे कि जिस तरह से आपने विकास के कार्य किए हैं, 2047 को लेकर विजन क्या है? नहीं, सबसे पहले तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस आयोजन का हिस्सा बना करके मुझे भी इन महानुभावों के बीच में रह करके कुछ सीखने का अवसर दिया। और जहाँ तक संबंध है सन 2047 का, जो आपने एक स्पेसिफिक बात पूछी है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2047 के साल का बहुत बड़ा महत्व और अहमियत ये होने वाली है कि उस साल में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा और निश्चय ही सारा विश्व उस समय आकलन करेगा कि हमारे 100 वर्ष की यात्रा कैसी रही, हमने क्या हासिल किया, क्या हासिल कर सकते थे, क्या हासिल हो सकता था, क्या और हो सकता था। उसको लेकर के क्या हमारे लक्ष्य रहेंगे और किस मकाम पर या किस पड़ाव पर पहुंचने का हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया, ये संकल्प रखा, उसकी बात तो होती है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा, जो शायद अक्सर जिक्र नहीं होता, कि आज़ादी के समय में जब हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई तो उस वक्त दुनिया का नज़रिया हमारे बारे में क्या था। मिसाल के तौर पर उस समय यूनाइटेड किंगडम में विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि 50 साल के भीतर ही हिंदुस्तान इतना पिछड़ जाएगा कि उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। गो बैक टू द एजेस ऑफ बैरबरिज्म। इस प्रकार के अनुमान और भविष्यवाणियाँ की जा रही थी। देयर वाज सो मच सिनिसिज्म अबाउट इंडियाज़ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी to manage itself without the colonial support or the colonial rule। उस बात को बखूबी नकारा है इस देश की सभ्यता ने, इसकी तहजीब ने। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उपमहाद्वीप से जो दूसरे देश बने थे, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे उसके बाद बांग्लादेश थे, उसका क्या हश्र हुआ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन द रेसिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी and the constitutional values which have sustained Mother India for nearly 100 years is itself a great achievement। और इसका श्रेय वर्तमान में आने से पहले मैं इस बात को भी दूंगा कि हमें बाबा अम्बेडकर जैसे एक विद्वान नसीब हुए और उनकी टोली, जिसने हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और ये भी एक काबिल तारीफ बात है कि इतनी दूरदेशी से उस संविधान की रचना की गई। कई उतार चढ़ाव भी आए, हमने इमरजेंसी का कालखंड भी देखा, उसके बावजूद भी प्रजातंत्र यदि जीवित रहा। बड़ी एक श्रेय की बात भारत की जनता को है और उनकी विरासत को। और इसीलिए शायद जब विकसित भारत की बात जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वो विकसित भारत और विरासत से विकसित विकास की बात भी साथ ही जोड़ते हैं। क्योंकि एक्सक्लूसिव एसेट ऑफ इंडिया इज़ इट्स लेगेसी। चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे कल्चरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे सिविलाइजेशनल रिसोर्सेज हैं। उदाहरण के तौर पर यही एक मुल्क है जिसके नाम पर समुद्र का नाम है इंडियन ओशन। सो वी हैव वास्ट हिमालयन, इसी तरह वी हैव वास्ट हिमालयन रिसोर्सेज जो ना अभी तक कभी तराशेंगे ना तलाशेंगे। जब उनको तलाशा जाएगा, जिसका क्रम शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से, तो वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जैसे हम तीसरे दर्जे पर खड़े थे सन 2014 से पहले, वी वर कॉल्ड फ्रेजाइल 5, आज वी आर टॉप 4। फिर पहले हम टॉप 5 पे आए, अब 4 पे आ गए। और इस तरह से जब हम तीसरे, दूसरे और पहले दर्जे तक पहुंचेंगे तो ये वैल्यू एडिशन का काम इन्हीं सरमायों से होगा जो अभी तक विच वर हिथर्टो ईदर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड। और साथ ही साथ उसके साथ हमारा एक्सक्लूसिव सरमाया, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा लेगेसी। तो सबको जोड़ करके जो एक मिश्रण तैयार होगा, ना केवल वो भारत को शिखर पटल पर पहुंचाने का काम करेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक रोल मॉडल रहेगा सारे विश्व के लिए, कि अगर न केवल विकास के मॉडल को लेकर के, बल्कि विकास की उस शिखर पटल पर पहुंचने का जो रास्ता
तय करके देश वहाँ पहुँचेगा, राष्ट्र वहाँ पहुँचेगा, वो भी अपने में एक रोल मॉडल रहेगा। यानी जैसे गांधी जी कहते थे, मीन्स एज इम्पॉर्टेंट एज एंड्स, द मीन्स विच लीड अस टू द पेडेस्टल ऑफ विकसित भारत विल ऑल्सो इटसेल्फ बी अ रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, स्पेस की बात की जाए, स्पेस में जिस तरह से लगातार सुधार हुए, स्पेस आर्किटेक्ट कहा जाते हैं स्पेस के क्षेत्र में, क्या आने वाले समय के लिए क्या मंत्रालय करने जा रही है? हाँ, जैसे अभी आपने पिछले प्रश्न में के उत्तर में मैं ये बात रखने का प्रयास कर रहा था कि वो सरमाए, वो सेक्टर्स जो ना पूरी तरह तराशे के ना तलाशे के, जब उनकी बात करें तो उसमें अंतरिक्ष का भी क्षेत्र आता है। अब ये अंतरिक्ष का क्षेत्र कोई रातों रात तो इसकी खोज हुई नहीं, ये अंतरिक्ष तो सदियों से वहीं था, लेकिन इसकी तरफ उस निगाह से कभी देखा नहीं गया जिस तरह से इस 10-11 वर्षों में देखा गया। और हमने अपने आप को कुछ अनावश्यक बंदिशों का गुलाम बना करके रखा था। हम अपनी तुलना करते थे नासा के साथ, बट वी हैड बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर सेल्फ रेगुलेशंस। तो ये भी एक बड़ा साहसी निर्णय लेते हुए आज से 5-6 बरस पहले जब प्रधानमंत्री जी ने ये इजाज़त दे दी कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें भागीदारी कर सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है, तो आप देखिए 4-5 वर्षों में क्या काया पलटी है। वी वर ऑलमोस्ट डिसमल इकोनॉमी, कहने लायक नहीं था। टुडे वी आर $8 बिलियन, और जो हमारी फ्यूचर प्रोजेक्शंस है वो ये जाहिर करती हैं कि अगले 8-10 वर्षों के भीतर भी माइट गो अप 5 times, $40 to $45 बिलियन। हमारे यहाँ स्टार्टअप नाम के स्पेस क्षेत्र में स्टार्टअप का तसव्वुर ना था, कल्पना, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। Today we have close to more than 300 or 400 startups, some of them global potential, some of them have turned into millionaires, entrepreneurs, और दिन ब दिन वो संख्या बढ़ती जा रही है। और स्पेस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा कि जब हम 2047 की बात करते हैं तो यदि आप उसको वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो ये भी सोचना पड़ेगा कि वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी। तो एक स्पेस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जैसे स्पेस रहेगा, ओशंस रहेंगे, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज रहेंगे जिनको शायद पूरी तरह से नहीं किया, तो ये सारे, और इसलिए ये संभव हो पा रहा है कि अब हमने ये तय किया है कि हम एक भौगोलिक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, और विश्व ने भी इस बात को स्वीकार किया। टुडे वी आर अमंग द फर्स्ट लाइन नेशंस द वर्ल्ड। वी आर नो लॉन्गर फॉलोअर्स, रादर वी आर ड्रॉपिंग क्यूज फॉर अदर्स टू फॉलो। उदाहरण के तौर पर अभी आपने स्पेस की बात की, तो भले ही चांद की धरती पर अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रांग के नाम के एक मानव को सन 1969 में उतारा हो, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था वो जो वहाँ से जल के होने की, पानी के होने का प्रमाण लेकर के आया, ना कि नील आर्मस्ट्रांग। यानी बहुत सारे बातों में, और या अभी भी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो प्रयोग किए गए, उन जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ गए थे 4, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहाँ से गए हुए शुभांशु की रही, और जो उन्होंने प्रयोग किए उसकी किट्स यहीं से दिल्ली के ही एक इंस्टीट्यूट है बायोटेक्नोलॉजी का, वहाँ से दी गई। यानी किट्स भी इंडिजिनस थी। जो प्रयोग किए गए कुछ लाइफ साइंसेस को लेकर के किए गए, जैसे बायोजेनेसिस की मसल वेस्टिंग हो जाती है आमतौर से, आपने देखा अगर फ्रैक्चर भी हो जाए तो उसके बाद फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्या नई स्ट्रैटेजीज हो सकती है। या जैसे मीडिया वालों के साथ भी एक ताल्लुक़ रखने वाला विषय कि सारा दिन अगर आप गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक देखें तो आपके फैकल्टीज़ पे क्या असर पड़ सकता है। तो ये सारे प्रयोग जो उसने किए वो उसी के एक हिंदुस्तानी के ज़िम्मे दिए, और जब वो वापस उसके नतीजे पहुंचेंगे तो उसका लाभ सारे विश्व को रहेगा। यानी जो विश्व बंधु भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो भूमिका भी स्पेस के माध्यम से हमने अपने प्रमाणिक ढंग से निभाना प्रारंभ कर दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब जब हम एक भौगोलिक भूमिका अपने लिए उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो एनविसाज कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेटजीज़ भी ग्लोबल अपनानी होगी, हमारे मापदंड भी ग्लोबल होंगे, और इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू हुए गत 10-11 वर्षों में, स्पेस में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी, क्योंकि अब वो साइलोज़ का ज़माना ख़त्म हो गया। और इसके बाद कोई भी जो तरक्की होगी, कोई भी देश हो, वो एक इंटेग्रेटेड तरीके से होगी, क्योंकि सारी दुनिया सिकुड़ चुकी है, वी आर नाउ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, डीप ओशन की चर्चा जिस तरह से लगातार है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस तरह से इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, मोदी सरकार के नेतृत्व में, और ख़ास तौर पर जिस तरह से आपकी भूमिका रही,
उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आने वाली योजनाएं हैं? साथ ही साथ क्या आपने अब तक उपलब्धियां इसमें? नहीं, आपने ठीक कहा। हमारा समुद्री